अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी, और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ने हैं स्टीरॉयडल हार्मोन्स और उनके ड्रग्स। ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ क्या अटैच है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। हम लोगों का ताल्लुक किससे है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस से ना रिलीज़ होते हैं हमारे पास वो हार्मोन्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सेक्रेशन कराते हैं। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से हम लोगों के पास हार्मोन रिलीज़ हुआ, वो जाता है कहाँ पे? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। इधर यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स हैं उनके पास। ठीक है। तो हम लोगों ने कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन्स पढ़ने हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा सेल है? कोर्टिकोट्रॉफ। अच्छा, हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या रिलीज़ हुआ? कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। क्या रिलीज़ हुआ? कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। वो किधर गया? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है हमारे पास? कोर्टिकोट्रॉफ्स। कोर्टिकोट्रॉफ से रिलीज होगा हमारे पास एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। ठीक है। अब ये कहाँ जाएंगे? हमारे पास किडनी के ऊपर हमारे पास, ये समझो किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में हमारे पास जो है ना वो है 3 किस्म के हार्मोन्स रिलीज होने। ठीक है। कौन कौन से? ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन्स। ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन्स। सबसे पहले हम लोग ये दो पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद एंड्रोजन्स पढ़ेंगे। ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अच्छा जी। सबसे पहले इनको हमने डिवाइड किया हुआ है, जो हम लोगों को पता है हमारे पास टाइप्स होती हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी? एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। मीन इसी तरह मिनरलोकोर्टिकोइड्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या काम करते हैं? सेम काम जो हार्मोन करता है। एंटागोनिस्ट ऑपोजिट। ग्लूकोकोर्टिकोइड, अब याद कर लो ये नाम, कोर्टिसोल। ठीक है। कोर्टिसोल जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोकोर्टिसोन इसे कहते हैं। अब ये रिलीज़ किस वक्त होता है? जिस वक्त ग्लूकोज लेवल कम होता है। तो इसका काम क्या है? ग्लूकोज लेवल ज़्यादा करना। तो ग्लूकोज लेवल कम हुआ, कोर्टिसोल रिलीज़ हो गया, ये सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर जाके ये कुछ मतलब प्रोटीन्स बनवाता है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कराता है, ट्रांसलेशन कराता है और प्रोटीन्स बनती है। वो प्रोटीन्स जो है ना वो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। वो फंक्शंस क्या हैं? वो काम जिससे ग्लूकोज का लेवल दोबारा इंक्रीज़ हो सके। ठीक है। अच्छा, लीवर में जाके क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल और लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज बनाना नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसलिए न्यू है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन की लाइसिस मतलब टूटना। ग्लाइकोजन टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन काम करता है, ग्लूकोज का यूज़ भी काम कर देता है। ठीक है। मसल्स, मसल्स में क्या करता है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। क्यों? ताकि हम लोग यहाँ पे देखो लीवर में अमाइनो एसिड्स से ग्लूकोज बना सकें। ठीक है। उसके बाद एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स जहाँ पे फैट्स स्टोर होता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ताकि हम ग्लिसरॉल से क्या बना सकें? ग्लूकोज। तो ये मैंने यहाँ बोला ना, डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। देखो प्रोटीज बना, समझो लाइपेज बना। ठीक है। अच्छा, ब्लड वेसल्स पे क्या होता है कि ये ना एड्रीनो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी हाई कर देते हैं। ठीक है। एड्रीनो रिसेप्टर्स क्या मतलब? एड्रीनलिन नोर एड्रीनलिन हम लोगों ने पढ़ा है ना, एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन, है ना। तो वो क्या करते हैं? ब्लड बीपी जो है हमारे पास इंक्रीज़ करवाता था ना, तो ये उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा कर देते हैं। तो जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आके इन ब्लड वेसल्स पे बाइंड करेगा, तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और ज़्यादा बीपी हाई होगा। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स के ऊपर इसका एक हिपैटिक फंक्शन है, एक नॉन एक्स्ट्रा हिपैटिक। एक्स्ट्रा हिपैटिक मतलब लीवर से बाहर। लीवर से बाहर मतलब मसल समझ लो। प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन। लेकिन ये अमाइनो एसिड अब कहाँ गया? लिवर में। लिवर में इसका क्या बना? ग्लूकोज। लेकिन सारे के सारा अमाइनो एसिड का लिवर वो नहीं बन गया प्रोटीन।
कुछ दोबारा से प्रोटीन बन गए, तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो गई क्योंकि अमाइनो एसिड ज़्यादा आ रही है लीवर में। समझ लगी? मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड मसल्स में प्रोटीन टूटा, अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड कहाँ गया? लीवर में। अब समझो कि 10 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए इस अमाइनो एसिड्स के किस में? ग्लूकोज में, लेकिन कुछ ना कुछ दोबारा प्रोटीन में भी बन गए, तो प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सप्रेसिस इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। क्यों? किस तरह? टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ब्लॉक कर देते हैं। फीटल लंग डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारे पास फीटस है माँ के पेट में, वो जिस वक्त उसकी डेवलपमेंट हो रही है ना, तो उसके लंग्स की जो डेवलपमेंट है ना, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है ना कि जो प्री मेच्योर बेबी होता है, मतलब 9 मंथ से पहले जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसके लंग्स प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाते। तो अगर हमें पता है कि कॉम्प्लिकेशन आ सकती है डिलीवरी के अंदर कि जी प्री मेच्योर हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि माँ को पहले से ना ये दी जाते हैं कोर्टिसोल के इंजेक्शन, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसकी जो फीटस है उसकी लंग डेवलपमेंट पहले ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो अगर मतलब 7 मंथ 8 मंथ में भी बच्चा पैदा हो तो उसका लंग्स मतलब डेवलप होते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड रिलीज़, ये गैस्ट्रिक एसिड रिलीज़ को भी ज़्यादा करता है, और अगर ये ज़्यादा हो जाए गैस्ट्रिक एसिड तो ये अल्सर कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद इसका कोई साल्ट रिटेनिंग फंक्शन भी है, ठीक है, मतलब ये बॉडी के अंदर साल्ट भी रिटेन करता है। उसके बाद हमारे पास मेडिसिन आ गई। एगोनिस्ट हमारे पास है प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन और ट्राई एम्सिनोलोन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेक्सामेथासोन, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और बेटर पेनिट्रेशन है और साल्ट रिटेंशन कम है इसकी, ठीक है। और उसके बाद यूजेस हम लोग देख लेते हैं। एड्रीनल यूज होते हैं, नॉन एड्रीनल। एड्रीनल मतलब कि जिनका ताल्लुक हमारी एड्रीनल ग्लैंड से है। अगर हमारे पास एक्यूट एड्रीनल इंसफिशेंसी हो जी, तो एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तब हम ये देते हैं। क्रोनिक एड्रीनल इंसफिशेंसी हो जाए तब भी हम देते हैं। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाए तो भी हम ये देते हैं। उसके बाद नॉन एड्रीनल मतलब इम्यून सप्रेसेंट, एज इम्यून सप्रेसेंट काम करते हैं। ये हम लोगों को पता है कि ये क्या कहते हैं, डिप्रेस इम्यून सिस्टम ना, तो हम इम्यून सप्रेसेंट के तौर पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। और ये प्री मेच्योर बेबी में फीटल लंग डेवलपमेंट, ठीक है, बेथमेथासोन। समझ आ गई? अच्छा, इसका जो एंटेगोनिस्ट है वो है मेफिप्रिस्टोन, ठीक है। ये कशिंग डिजीज़ में हम लोग देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है एड्रीनल ग्लैंड्स की हार्मोन्स की, तो उसको कम करने के लिए हम लोग देते हैं मेफिप्रिस्टोन, ठीक है। उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का ताल्लुक है हमारे वाटर से, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का था, यहाँ समझ लो वाटर एंड मिनरल से, ठीक है। इसका स्टिमुलस है लो बीपी और हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? जब ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, कोई चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, तो बीपी बहुत लो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की रिलीज़ होती है बॉडी में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है हमारे पास, ये रिलीज़ किस तरह होता है? बीपी लो हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, किडनी में रेनिन रिलीज, रेनिन क्या करेगी, एंजियोटेंसिनोजिन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, ये जाती है एड्रीनल ग्लैंड में और रिलीज करवाती है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर को बॉडी में रिटेन करता है, मतलब जो हमारा यूरिन है उसके अंदर से पानी को वापस बॉडी में ले जाता है। तो उससे क्या होता है हमारे पास जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर देता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो बीपी इंक्रीज़ करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी एगोनिस्ट है फ्लूड्रिकोर्टिसोन और एंटागोनिस्ट है स्पाइरिनोलेक्टोन, ठीक है, स्पाइरिनोलेक्टोन। और सिंथेटिक इनहिबिटर है कैटाकोंजोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं गोनेडल हार्मोन्स, ठीक है। गोनेडल हार्मोन्स मतलब जहाँ पे जो हमने पढ़ा के जो एंड्रोजन्स, ठीक है। फीमेल में हमारे पास ओवरीज है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल्स में क्या है, टेस्टिस, ठीक है। तो ओवरीज क्या रिलीज़ करती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
और मेल में क्या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ओवरी हार्मोन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारी है ओवरी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ना कुछ फॉलिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आगे क्या करती है, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है। इनमें से एक फॉलिकल जो है ना, ये प्रॉपर मैच्योर हो जाता है और उसके बाद टूट के बाहर रिलीज कर देता है एग को, ठीक है। कब रिलीज करता है, जब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया हमारे पास, ठीक है। एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ है कि एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज, तो उससे क्या होता है ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन है इसका, एग को रिलीज करना। एग रिलीज फ्रॉम फॉलिकल, एग रिलीज इनटू फेलोपियन ट्यूब। ये ओवरीज के साथ ऐसे करके हमारे पास फेलोपियन ट्यूब होती है ना, ठीक है, जो कि यूट्रस से जाके मिलती है। तो यहाँ पे समझो हमारे पास एग आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो ये बाकी बचा है ना, ये इस फॉलिकल का जो बाकी सामान है, ये ऐसे समझो टूटा और अंदर से एग रिलीज हो गया। तो जो बाहर बचा सामान है ना, उसको हम लोग क्या देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। वो रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पहले हमारे पास इसी ने क्या रिलीज़ किया, एस्ट्रोजन। इसी ने क्या रिलीज़ किया, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन इफेक्ट्स के, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज वेल एज मेटाबॉलिक। रिप्रोडक्टिव क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसके बाद एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट आफ्टर मतलब पीरियड्स के बाद एंडोमेट्रियम की दोबारा से क्या होगी डेवलपमेंट। उसके बाद प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उसके बाद वजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स की ग्रोथ आफ्टर प्यूबर्टी। अच्छा, उसके बाद मेटाबॉलिक क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये सब वो काम है जो कि प्रेगनेंसी को हम लोगों ने कहना है कि प्रेगनेंसी हो, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन मतलब बोन का टूटना एक किस्म का, ठीक है। इसलिए मतलब जिस वक्त मेनोपॉज हो जाता है ना, तो उसके बाद एस्ट्रोजन कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद इसलिए औरतों के अंदर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। क्यों, क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन अब पहले ये थोड़ी कर रहा था, तो ये बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है, मतलब बोन हड्डियाँ वो अंदर से खुर रही हैं एक किस्म की। उसके बाद कोएगुलेशन कराता है। उसके बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड फॉर बॉडी, उसको इंक्रीज करता है। यूजेस कब यूज़ करते हैं, हाइपोगोनाडिज्म, मतलब गोनेड्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे। ओवेरियन फॉलिकल, मतलब जो हमारा ओवरी फॉलिकल है ना, ये प्रॉपरली डेवलप ना हो रहा। अर्ली मेनोपॉज, अगर वक्त से पहले मेनोपॉज हो गई। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर प्रेगनेंसी, ये भी इसका भी वही काम है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काम है। फैट डेपोजिशन काम है। यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव ये हमारे पास दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कि एंटी प्रेगनेंसी ड्रग, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं करानी ना हमने, तो हम लोग क्या देते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ताकि कि ये काम इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन जिस वक्त हाई हो जाता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स मतलब हो जाती हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है, किस्म का प्रेगनेंसी नहीं होने दी। प्रेगनेंसी हो जाए तो नहीं होते पीरियड्स, तो इसने क्या किया कि करवानी है, ये ब्लीडिंग करवानी है। तो अब क्या है कि जब ये हम लोग दे देंगे तो क्या होगा कि फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये तो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, फिर क्यों, जब ये रिलीज़ हो जाता है ना प्रोजेस्टेरोन, तो एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है ताकि प्रेगनेंसी हो। उसके बाद अगर तो ना हो हमारे पास जो क्या ना हो फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास क्या होता है कि रिलीज़ हो जाता है सारा जो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेस्टिकुलर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। प्रोडक्शन साइड क्या है, टेस्टिस एड्रिनल ग्लैंड में भी होती है और ओवरीज में भी होती है, लेकिन वो थोड़ी अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो है ना, इसकी एक्टिव फॉर्म है डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं, टेस्टिस डेवलपमेंट इन मेल फीटस, उसके बाद इंक्रीज साइज ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसके बाद डीप वॉइस इन मेल्स की वॉइस जो है वो ज़रा भारी होती है। उसके बाद प्यूबिक ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ एंड फेशियल ग्रोथ, दाढ़ी वगैरह ये भी। उसके बाद मेटाबॉलिक रेट है, मसल साइज, ज़ाहिर सी बात है मर्दों में मसल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होते हैं और
बॉन्ड डेंसिटी इंक्रीज होती है बस।